Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. It was not a man. It was not any celebrity. It was a quiet, disciplined women in uniform who made the history by not demanding any change, but by leading with values. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे इनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आज पूरा देश इनके ऊपर प्राउड फील करता है। हम समझेंगे कि कैसे इनकी क्वालिटीज़, कैसे इनकी बेसिक वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं एथिक्स जीएस पेपर 4 में। हम इसको GS1 सोसाइटी पेपर के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड हम देते हैं। तो हुआ क्या था, एक्सरसाइज फोर्स 18 ये एक्सरसाइज की जाती है एशियान देशों के साथ में। ये पुणे में 2016 में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी एंड लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू लीड दिस एक्सरसाइज। इसके अलावा आप देखेंगे काफ़ी सारी इंटरनेशनल सेटिंग में भी इन्होंने बहुत काम और कंपोज्ड बिहेवियर दिखाया है। आप देखेंगे शी इज़ आल्सो नोन फॉर द मोरल करेज, आल्सो नोन फॉर ब्रेकिंग जेंडर नॉर्म्स। जैसे आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप हैं, काफ़ी सारे जेंडर नॉर्म्स हैं, तो उनको ब्रेक किया इन्होंने ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया, हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंची। तो इसकी वजह से इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सोसाइटी के अंदर था और ये क्या क्या चेंजेस लेके आई सोसाइटी के अंदर, और इनकी वजह से आगे क्या क्या चेंजेस निकल के आएंगे, क्योंकि अब ये रोल मॉडल बन चुकी हैं काफ़ी सारे लोगों की। सेम अगर हम बात करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में, सो शी इज़ आल्सो अमंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ विमेन लीडर्स इन द इंडियन एयरफोर्स, और इनको भी आपने प्रेस ब्रीफिंग में देखा था। अब ये भी रोल मॉडल बन चुकी हैं काफ़ी लोगों की। तो ये क्या क्या वैल्यूज़ शो करती हैं, उन वैल्यूज़ को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली रोल मॉडल वो हैं, इसको हम ऐसे पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग केस स्टडीज़ में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीएस पेपर 4 में जब देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे एथिकल कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, एम्पैथी हो गया, मोरालिटी हो गया। तो वहाँ पर भी हम एज एन एग्जाम्पल इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें व्हाट आर द बेसिक एथिकल वैल्यूज़ जो हमको दिखती है इनकी जर्नी के द्वारा। हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। तो इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स डूइंग द राइट थिंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स। आपको कोई देख नहीं रहा है, उस स्थिति में भी आप बिल्कुल सही काम करो। जनरली क्या होता है, अगर हम पब्लिक सर्वेंट की बात करें या किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें, वो जब तक सही काम करता है जब तक उसके ऊपर सुपरविजन है। इंटीग्रिटी क्या बोलता है कि सुपरविजन किसी का नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन जब भी आपको ऑनेस्ट रहना है, जब भी आपको सही काम करना है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी दिखाता है इनकी जर्नी। शी वॉज सेलेक्टेड नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर बट बिकॉज ऑफ मेरिट एंड बिकॉज ऑफ द करेक्टर, ठीक है। तो इनका रिक्रूटमेंट हुआ बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कि इनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था या किसी और वजह से। इनका सिलेक्शन होता है इनके करेक्टर की वजह से, इनकी मेरिट की वजह से। वहीं आप देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी दिखाता है इनकी जर्नी दिखाता है फेयरनेस, क्योंकि इनको सिलेक्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो एक प्रॉपर टेस्ट हुआ, एक प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट कराया गया, उसकी बेसिस पर इनका सिलेक्शन होता है। जैसे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, अब हम जो यूपीएससी में देंगे वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो उसमें बिल्कुल फेयरनेस हुई, उसकी बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस, प्रूव दैट ऑब्जेक्टिविटी मस्ट गाइड पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो कोई भी काम करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी आएगी तो आप फेवर करोगे, सब्जेक्टिविटी आएगी तो फेवरिज्म आएगा, तो फिर हमेशा काम खराब हो जाएगा। तो हमें हर एक काम को ऑब्जेक्टिव रखना है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पर ही हमें हर काम को करना चाहिए। तो ये इनकी जर्नी कुछ वैल्यू शो करता है, इंटीग्रिटी की वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी की वैल्यू, फेयरनेस की वैल्यू। इसके अलावा आप देखेंगे डेडिकेशन टू ड्यूटी, लाइक ऑल आर्मी ऑफिसर्स की तरह इनकी जो जर्नी है एग्जेम्प्लीफाइज सर्विस बिफोर सेल्फ। इन्होंने सर्विस को हमेशा आगे रखा। आप इनकी जर्नी को देखोगे, इनके बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने आप से आगे इन्होंने सर्विस को रखा है, ठीक है। देश इनके लिए पहले आता था, इनकी सर्विस इनके लिए पहले आती थी। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने काफ़ी सारे UN पीस कीपिंग मिशन में भी पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से क्या समझ में आता है? वहाँ से समझ में आता है कि इनके अंदर एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल सेटिंग में काम किया। अब जब दूसरे लोगों से मिलोगे, कहीं और जाओगे, दूसरी जगह पर जाओगे, वहाँ पर आपको काम करना होगा, तो उनके इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, उनके इमोशंस अलग अलग होंगे।
तो उन डाइवर्स लोगों को मैनेज करना, डाइवर्स टीम को मैनेज करना, उनके कल्चरल डिफरेंसेस को समझना, उसमें जो प्रेशर निकल के आ रहा है उसको हैंडल करना, ये काम आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर EI होगा, जो हमने कल बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, एम्पैथी का मतलब कितना समझ पा रहे हैं आप दूसरे लोगों को, और उसके साथ EI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, विच इज द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशन एंड टू अंडरस्टैंड अदर इमोशंस आल्सो। तो ये भी शो करता है इन दोनों केस स्टडीज में, इनके पास EI भी था, इनके पास एम्पैथी भी था, तभी इतने लार्ज लेवल पर ये अपने आप को लीड कर पाई। तो ये हमें कुछ वैल्यूज देखने को मिलती हैं, कुछ एथिकल वैल्यूज देखने को मिलती हैं इनकी जर्नी में। अब वहीं अगर हम बात करें कि इन दोनों का केस क्या बताता है हमारी सोसाइटी के लिए, आपको पता है ये तो हमारी हो गई एथिकल वैल्यूज। अब वहीं पर ही अगर हम इसको हल्का सा सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे जेंडर रोल्स हैं जो फिक्स हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप हैं विमेन को लेकर, ये काम फिक्स है कि मेन को ये करना है, विमेन को ये करना है, जो आप पढ़ेंगे भी GSM सोसाइटी के अंदर। अब इनकी जो जर्नी है क्या बताती है, इनकी जर्नी ये बताती है, इनकी जर्नी में ये बताया गया कि इन्होंने इंडिविजुअलिज्म में काम किया, जो ट्रेडिशनल रोल सेट कर रखे हैं सोसाइटी ने उससे ऊपर ये गई, इन्होंने अपनी खुद की एक इंडिविजुअल पहचान बनाई। जबकि आप देखोगे हमारी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल बिलीफ के ऊपर आ जाते हैं कलेक्टिव वैल्यूज, कलेक्टिव बिलीफ। तो कलेक्टिव सोसाइटी यानी कि सोसाइटी जो चाह रही है हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है और इंडिविजुअल की पहचान, उसकी पर्सनल पहचान पीछे रह जाती है। लेकिन इनकी जो जर्नी है वो बताती है कि कैसे पर्सनल अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया और लोगों को इंस्पायर करती है ये काम करने के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे अभी जो आपको बताया काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप हैं, जो विमेन का जो काम है ट्रेडिशनली कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्फीयर्स। लेकिन यहाँ पर क्या किया, विमेन जब डिफेंस में गई, जब ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे आप बाकी के लोग तो उनको समझ में आएगा कि विमेन कैन आल्सो एंटर टू डिफेंस। उनके सिर्फ इतने काम नहीं है, उनके ये ट्रेडिशनल लोन नहीं है। तो अगर उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, अगर फैमिली उनको सपोर्ट करती है, सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है, तो विमेन काफ़ी और फील्ड में भी काफ़ी आगे जा सकती हैं। ये जो स्टीरियोटाइप है सोसाइटी के अंदर, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। ये जितने भी स्टीरियोटाइप हैं हमारे माइंड के अंदर, जितने कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बना दिए गए हैं, स्टीरियोटाइप क्या है, हमारे माइंड के अंदर एक बिलीफ है जो हमने बना दिया है। ये कोई रैशनल बिलीफ नहीं है, अगर आपको नॉलेज दिखा दी गई तो ये बिलीफ चला जाएगा, ये इरेशनल बिलीफ है, ये बना दिया गया है सोसाइटी के अंदर। तो ये कब टूटेगा, ये टूटेगा जब ऐसे एग्जाम्पल निकल के आएंगे, जब सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ऐसे ऑफिसर्स के एग्जाम्पल डिस्टर्ब करते हैं हमारे कॉग्निटिव स्कीमा को, हमारे कॉग्निटिव मेंटल रिप्रेजेंटेशन को, जो हमने बना रखा है विमेन के लिए ऐसा, मेन के लिए ऐसा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स और आएंगे तो और इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को, और समझ में आएगा सोसाइटी के अंदर, अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो ये ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वी नीड टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप। जब तक ये स्टीरियोटाइप नहीं टूटेंगे, जब तक सोसाइटी के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन होने का मेन रीजन, भेदभाव होने का मेन कारण क्या है कि हमारे माइंड के अंदर ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो माइंड के अंदर से कोई चीज़ जाएगी नहीं जब तक वो बिहेवियर से नहीं जा पाएगी। माइंड के अंदर से गई तो बिहेवियर में भी वो चीज़ अडॉप्ट हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल्स जेंडर स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक कर रहे हैं और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे, अब इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, ऐसे एम्पावरमेंट, ऐसे एग्जाम्पल निकल के आए तो दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। इट विल, दीज एग्जाम्पल्स, दीज ऑफिसर्स विल आल्सो इंस्पायर अदर गर्ल्स जो कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर हैं या जो रूरल सोसाइटी के अंदर हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल निकल के आए हैं ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। अल्बर्ट बंडूरा क्या बोलते हैं कि हम दूसरे लोगों को देख देख कर सीखते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के अच्छे रोल मॉडल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों के रोल मॉडल अच्छे नहीं होंगे तो उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर उनके रोल मॉडल टीवी एक्टर्स हैं या उनके रोल मॉडल ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव काम करते हैं तो वैसे ही बनेंगे, क्योंकि हम अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं। अब अगर ऐसे रोल मॉडल सोसाइटी के अंदर निकल के आएंगे तो पीपल लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग दीज रोल मॉडल। तो अगर ऐसे ऑफिसर्स निकल के आते हैं, ऐसे एथिकल ऑफिसर्स निकल के आते हैं, ऐसे और काबिल और इंटीग्रेटेड और ऑब्जेक्टिव फेयर लोग निकल के आते हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। दूसरे लोग इनसे सीखेंगे और उनके बिहेवियर को इमिटेट करेंगे, तो सोसाइटी डेफिनेटली बेटर होगी। सोसाइटी बेटर होगी तो हमारा देश बेटर होगा। तो ऐसे रोल मॉडल्स को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स कीवर्ड में भी, केस स्टडीज़ में भी, और इसको हम GS1 सोसाइटी से भी लिंक कर सकते हैं और डेफिनेटली ऐसे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिले होंगे यहाँ पर। इसी तरीके से कुछ और पॉइंट भी हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स
जो आपको ऐड करने चाहिए अपने एग्जाम के अंदर। दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम्स। जो ग्लास सीलिंग है जो ब्रेक हो रही है सोसाइटी के अंदर, ये वो एग्जाम्पल है। ग्लास सीलिंग क्या होता है? एक बैरियर, एक इनविजिबल बैरियर है जो बना दिया गया है फॉर द विमेन, कि ये एक बैरियर है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन ये एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन बैरियर्स को ब्रेक किया है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जनरली मेल डोमिनेटेड स्ट्रीम मानी जाती थी। लेकिन जब लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह लोगों के सामने आएंगे, लोग इनको देखेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि नहीं, ये सारे सेक्टर्स से मेल डोमिनेटेड नहीं है, विमेन भी इनमें जा सकती हैं। ऐसे ही आप देखोगे कैप्टन तानिया शेरगिल का एग्जाम्पल आप देखो, ठीक है। ऐसे ही आप गीता गोपीनाथ का एग्जाम्पल देखो, IMF की जो MD बनी थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि विमेन कैन आल्सो बी ग्लोबल इकोनॉमिक वॉइसेस, ये इन्होंने ब्रेक किया स्टीच को, ठीक है। जस्टिस लीला सेठ, ओके, जुडिशरी इज मेल डोमिनेटेड, तो ये वाला स्टीरियोटाइप यहाँ से ब्रेक होता है। ऐसे ही हमारे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त करेंटली, उन्होंने भी इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। इससे पहले जो हमारी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने भी इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर किरण बेदी, उन्होंने भी इसको ब्रेक किया, ओके। इसके अलावा रानी रामपाल आप देखेंगे, शी इज आल्सो हॉकी प्लेयर, ठीक है। रूरल गर्ल्स कैन नॉट लीड नेशनल टीम्स, तो उन्होंने भी इसको ब्रेक किया। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर हैं जो इस जेंडर सीलिंग को ब्रेक कर रहे हैं, जो इस इनविजिबल बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं और आगे निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे रोल मॉडल्स हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे रोल मॉडल्स हमें अपने बच्चों को दिखाना है, ताकि वो इनको अपना एक गुरु माने, इनका रोल मॉडल माने और इनके बिहेवियर को इमिटेट करें, ना कि ऐसे लोगों के बिहेवियर जो रियलिटी में कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है। आई होप आपको इस लेक्चर से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.